अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। और जिस तरह मैं कह रही हूँ, ईद 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 चली रही है, ईद का हैंगओवर ख़त्म नहीं होके दे रहा। मगर आज इस हफ्ते का आखिरी दिन हमारे शो के लिए, यानी आज हमारे शो इस हफ्ते का आखिरी शो होगा और फिर नए हफ्ते से सिलसिला शुरू होगा। बट ईद की अभी भी कहीं ना कहीं झलक ज़रूर है, कहीं ना कहीं बातें ज़रूर हो रही हैं। और ईद का जो हमारा शो था पहले दिन का, वो तो अभी तक इतना तेज़ी से इधर से उधर फैल रहा है। हर थोड़ी देर बाद कोई ना कोई क्लिप भेज देता है, कोई ना कोई कमेंट आ जाता है, उस पर मुसलसल बात हो रही है। अभी हम शो शुरू करने से पहले मैं और अदील भी इस पर बात कर रहे थे, सो हम ज़रा डिस्कशन इस पर भी करेंगे। साथ ही साथ पाकिस्तान हॉकी की जब बात करें तो आज हमारा मेजर पॉइंट ऑफ डिस्कशन पाकिस्तान हॉकी होगी। सो मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है अदील अजहर। सोलो पे आते ही सवेरा ने अपना नाम ले लिया, लेकिन बहरहाल वो पता है क्या, वो एक मशहूर डायलॉग था ना, सवेरा इस थप्पड़ की गूंज, और वो याद है डायलॉग दूर तक सुनाई तो हमारे देगी। इंटरव्यू की गूंज जो लाला का हमने किया, इसकी गूंज काफ़ी दूर तक जा रही है। बिकॉज ज़ाहिर है उसमें थोड़ी बहुत तो हमने भी कोशिश की थी कि थोड़ा सियासी रुख इख्तियार कर ले, और शायद ऐसा हुआ और उसमें से कुछ पॉइंट ऐसे निकल आए जिसको वाकई I think everything was said in good spirit. We are not being defensive about it, number one. Okay जी, लाला की खास बात यह है कि उनके जो दिल में होता है वो उनकी ज़बान पे होता है, ठीक है जी। सो आई एम प्रीटी श्योर इवन ही वोंट बी डिफेंसिव अबाउट दैट। आई थिंक उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान किया और हम सबको बड़े दिल के साथ और खुले दिल के साथ इनको जो है वो एक्सेप्ट करना चाहिए और कबूल करना चाहिए। वैसे आपने ये बोला कि जी ईद का अभी तक जो है ना वो सिलसिला चल रहा है, और अब लेकिन फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, और आपने कहा था हमारा आज हफ्ते का आखिरी शो है, तो बहुत सारे लोगों के जहन में ये आया हो कि सरकार ने तो ऐलान कर दिया है कि अब सैटरडे जो है वो वर्किंग डे होने वाला है, तो कहीं हम भी तो छठा शो नहीं करने वाले हफ्ते में। आई रियली होप हमारी मैनेजमेंट का ऐसा कोई प्लान नहीं है। शुभ बोले बिल्कुल। जब ये देखें, आई बिलीव कि जो है जब सैटरडे संडे ऑफ होता है ना, तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा बढ़ती है, क्योंकि सैटरडे आप रेस्ट करते हैं, या फिर आप सैटरडे वो सारे काम करते हैं घर के जो रह गए होते हैं पूरे हफ्ते के। संडे आप रेस्ट करते हैं, एंड देन मंडे को आप चुस्त तंदुरुस्त होके जाते हैं काम के लिए। बट अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज, अलग अलग। आई थिंक अगर आप देखें, खैर हमारे प्रोग्राम स्पोर्ट्स का प्रोग्राम है, इसका ये मौजूद नहीं है, लेकिन अगर आप दुनिया को भी देखें, तो मैं अभी अपने रेडियो प्रोग्राम मोड में आ रहा हूँ, दुनिया को भी देखें तो दे आर मूविंग टुवर्ड्स मोर एफिशिएंट वर्किंग नाउ, ठीक है जी। देयर आर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, यूरोप में ऐसी कंट्रीज हैं जो 4 वर्किंग डेज में ऑफिशियली मूव करने वाले हैं। हम छठे दिन में आ रहे हैं, लेकिन बहरहाल मैं इस वक्त ट्विटर पे लोगों के कमेंट्स पढ़ रहा था। मेरी हमदर्दियाँ उन सब के साथ हैं, स्पेशली हमारे सरकारी मुलाजमीन और बैंकर भाई। इस वक्त हमारे जो बैंकर दोस्त हैं ना, खासतौर से उस वक्त सांस रोक के बैठे हुए हैं, क्योंकि स्टेट बैंक का नोटिफिकेशन अभी तक आया नहीं क्या है। होगा अब वो देखते हैं कि वो क्या होने वाला है। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। बिल्कुल। सो जहां हमने बात की कि ईद के पहले दिन का शो तो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है, बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं, साथ ही साथ दूसरे दिन के शो पे भी जो है वो बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो प्लीज़ डू वॉच। शोएब मलिक के साथ बड़ी अच्छी, बहुत हार्ट टू हार्ट डिस्कशन हुई और बहुत मज़े की बातें हुई, बहुत खुल के उन्होंने डिस्कशन की, बहुत खुल के उन्होंने बातें की। सो उस पर भी नज़र डालिएगा और बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा वो शो। बट जब मैं पाकिस्तान हॉकी की बात करती हूँ, सो इफ़ यू रिमेंबर अदील के रमज़ान से पहले हमारे शो पे जो है वो पाकिस्तान हॉकी की बात हुई थी, और हम पर्सनली बड़ा खुश हुए थे जब इस यूरोप टूर का हमें पता चला था कि पाकिस्तान हॉकी टीम जो है वो यूरोप टूर करने जा रही है। यूरोप टूर वो ऑफिशियल टूर इस तरीके से नहीं होगा कि वो ऑफिशियली वो रिकॉर्ड्स में नहीं जाएंगे उन मैचेस के रिजल्ट्स एंड ऑल, मगर एशिया कप की प्रैक्टिस होगी। और जिस तरह पाकिस्तान टीम ने खेला है, ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर आप मुझसे पूछें तो अदील, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि पाकिस्तान हॉकी टीम इतना चैलेंज भी दे पाई। देखिए, आई थिंक जो बाजवा साहब के साथ, जो पीएचएफ के ओहदेदार बाजवा साहब की बात करूँ, उनके साथ जो हमारी डिस्कशन हुई थी, उसमें उन्होंने आई थिंक हमने बल्कि उनसे सवाल भी यही पूछा था कि आपके शॉर्ट टर्म मकासद क्या हैं। उन्होंने ये कहा था कि हमारे शॉर्ट टर्म मकासद 2 हैं। एक तो ये है कि जी पाकिस्तान को हॉकी ज़्यादा खेलनी है, बिकॉज अगर आप देखें पिछले 2 साल में पाकिस्तान ने बिल्कुल भी हॉकी नहीं खेली, और उस ना खेलने की वजह से आर रैंकिंग इज़ आई थिंक 17-18 इस नंबर पे पाकिस्तान, जो कि तारीख की बदतरीन रैंकिंग पाकिस्तान की है। इट्स हार्ड टू बिलीव कि पाकिस्तानी हॉकी इस लेवल पे जा सकता है, और उसकी वजह ये थी ना फेडरेशन के पास गालिबन पैसे ज़्यादा थे, ना पाकिस्तान हॉकी खेल रहा था। दूसरी, उन्होंने कहा था कि जो एशिया कप होने वाला है, दिस इज़ गोइंग टू एक्ट एज a qualification tournament for the hockey world cup, और उसके थ्रू हमें क्वालिफाई करना है, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान को हॉकी खेलनी है। आज सवेरा जो एक अभी थोड़ी देर पहले एक न्यूज़ आई है, बिकॉज
इस साल 3 हॉकी के हमें टूर्नामेंट्स खेलने थे, जिसमें एशिया कप था, एशियन गेम्स थे और कॉमनवेल्थ गेम्स था। एशियन गेम्स के हवाले से आज चाइना से ये खबर आई है कि हैंगझो उनके नामी जिस शहर में होने वाले थे, इनडेफिनेटली पोस्टपोन कर दिया गया है। सो इसका थोड़ा सा इफेक्ट तो ज़ाहिर होगा। जो हम हॉकी खेलना एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम और एक इंटरनेशनल लेवल की हॉकी खेल रहे होंगे, वो हम अनफॉर्चुनेटली नहीं खेल पाएंगे। उसका इम्पैक्ट क्या होता है ज़ाहिर प्रोग्राम में आगे चल के ये सवाल हम ज़रूर जिक्र करेंगे। लेकिन इसी महीने में जकार्ता में शुरू हो रहा है एशिया कप, एंड लेट्स सी, अभी हमारे मेहमान भी हमारे साथ मौजूद होंगे। हम राइट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ सुनने वाले हैं कि तैयारी हमारी यूरोप में कैसी गई। लेकिन फिर भी बहरहाल द इम्पॉर्टेंट थिंग, रिजल्ट्स अपनी जगह, लेकिन द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट वी आर प्लेइंग मोर हॉकी नाउ। एग्जैक्टली, मोर हॉकी, मोर एक्सपोजर। और ऑब्वियसली जब हम यूरोपियन टीम्स की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है उनको हमारे मुकाबले में। अगर मैं पाकिस्तान हॉकी टीम की बात करूं, वी रेयरली टूर। और मतलब पिछले कुछ सालों में मैं अगर अपनी मेमोरी के भी पन्ने हिलाऊं, इधर से उधर घुमाऊं, तो मुझे नहीं याद पड़ता कि व्हेन वाज द लास्ट टाइम जो पाकिस्तान हॉकी टीम जो है वो कहीं टूर करने गई थी। सो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एशिया कप से पहले आपको एक प्रैक्टिस का मौका मिला। बहुत सारी उसमें बातें भी हुई, बहुत सारी अदील जैसे ही टीम यूरोप पहुंची और मैच शुरू हुआ, नीदरलैंड से 2 मैचेस खेले, एक मैच बेल्जियम से खेलना था, 2 मैच स्पेन से खेलने थे। सो अलग अलग जो है वो खबरें भी आई, बात भी हुई, उस पर भी हम क्लैरिटी लेंगे। मगर जो मोटिव था कि प्रैक्टिस चाहिए टीम को, पाकिस्तान टीम को वो प्रैक्टिस मिली। उन्होंने अच्छे तरीके से compete किया, बीट जिस लेवल की टीम थी, जिस तरह की टीम थी, बिकॉज हमारी टीम को बहुत अरसे से एक्सपोजर ही नहीं मिला था। सो ये सारी बातें हम जो कह रहे हैं उससे बेहतर है कि अब हम सुनते हैं जो जो टूर पे गए थे उनसे, सुनते हैं उनसे, जानते हैं कैसा रहा ये टूर, क्या वो गोल्स अचीव हुए जिस गोल्स को फोकस करके ये लोग यूरोपियन टूर पे गए थे। तो इस वक्त हमारे साथ टीम मैनेजर, पाकिस्तान हॉकी टीम मैनेजर ख्वाजा जुनैद साहब मौजूद हैं। तो ख्वाजा जुनैद साहब को हम गेम सेट मैच पर खुशामदीद कहते हैं। और साथ ही साथ पाकिस्तान हॉकी के टीम कैप्टन उमर भुट्टा साहब मौजूद हैं। सो उमर को भी हम यहाँ पे वेलकम कहेंगे गेम सेट मैच पे। आप दोनों को बहुत बहुत खुशामदीद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। और आप दोनों को बहुत बहुत ईद मुबारक भी हमारी तरफ से। और मेरे ख्याल से हॉकी टीम के लिए तो ये बड़े अरसे बाद हुआ होगा कि पाकिस्तान से बाहर ईद मना रहे हैं। बेचारे हॉकी नहीं खेल रहे थे, पाकिस्तान से बाहर ईद मनाना तो एक काफ़ी मुश्किल बात होगी। मेरे ख्याल से अगर मैं गलती पे ना हूं तो बार्सिलोना में ईद मनाई ख्वाजा साहब आप लोगों ने। जी जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा जी कि हमने बार्सिलोना में अपना ईद की नमाज पूरी टीम ने एक मस्जिद में जाके पढ़ी और वहीं पे हमने ईद मनाई है। हमारे जो कॉन्सुलेट जनरल हैं अपना सलमान मिर्जा साहब, उन्होंने ईद मिलन पार्टी भी कॉन्सुलेट की तरफ से अरेंज की और नो डाउट मुल्क से बाहर थे लेकिन कोशिश की गई कि मुल्क जैसा तमाम बन जाए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो इसका मतलब ये है कि ईद तो ठीक है फैमिली से दूर मनी, मगर अच्छे से मनी, बिकॉज ख्याल रखा गया आप लोगों का भी यूरोप में। बट कमिंग टू द टूर नाउ, जब हम यूरोपियन टूर की बात करते हैं तो जब यहाँ लास्ट टाइम बाजवा साहब आए थे तो बाजवा साहब ने ये हमें खुशखबरी सुनाई थी कि पाकिस्तान हॉकी टीम जो है वो यूरोप का टूर करेगी बिफोर एशिया कप टू प्रिपेयर फॉर एशिया कप। पहला मैच नीदरलैंड के साथ हुआ, शुरुआत अच्छी हुई, जीत हासिल की, बट जो गोल्स ऑल टुगेदर, जो गोल्स आप लोग सेट कर गए थे कि हाँ जी ये अचीव करना है हमें इस यूरोपियन टूर से, क्या वो अचीव हुआ ख्वाजा साहब? देखिए, सबसे पहले इस टूर का जो ऑब्जेक्टिव है मैं वो आपको बताता हूँ कि ये टूर एक बहुत अरसे के बाद हुआ है। और जब आप एक ऐसे मैचेस खेलते हैं जो टूर्नामेंट के बगैर होते हैं, वहाँ पर इसको हम कहते हैं प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम। और फिर इसके साथ ही 2 वीक के बाद एशिया कप होने जा रहा है। तो लिहाजा ये बड़ा जरूरी था कि एशिया कप से पहले हम अपने जो यंगस्टर्स हैं, जो 7 बच्चों ने डेब्यू किया है और 7 प्लेयर्स हमारे ऐसे हैं जो अंडर 10 मैचेस हैं। और ये तमाम बच्चे जो हैं इस टूर पे टॉप टीम ऑफ द वर्ल्ड, जैसे बेल्जियम है ओलंपिक चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन, नीदरलैंड वर्ल्ड नंबर 3 है, स्पेन रैंक 9 है। इनके साथ खेल के इनको ये फील हुआ कि हाई प्रेशर मैचेस या जो क्वालिटी प्लेयर्स हैं उनके साथ आप कैसे मुकाबला कर सकते। तो ये जो टूर का ऑब्जेक्टिव था, मैं समझता हूँ कि वो अचीव हुआ है।
और प्लेयर्स ने दुनिया की जो बेस्ट हॉकी है उन टीमों के साथ खेल के और जो अपना गैप है वो इंडिविजुअली भी आइडेंटिफाई किया है, और मैनेजमेंट ने भी जो हमारे ग्रे एरियाज हैं जिन पे हमने अपने कैंप्स में आके काम करना है उसको भी हमने प्लान किया। ओके, उमर भुट्टा से हम सवाल ज़रा पूछते हैं, उनको भी इन करते हैं अपने इस डिस्कशन में। उमर, बहैसियत प्लेयर आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस रहीं? आपको लड़के खेलते हुए, जैसे कि अभी ख्वाजा साहब ने बताया, काफ़ी सारे जूनियर प्लेयर्स आपके साथ खेल रहे थे, सो एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक दौरा रहा या कुछ थोड़ी सी तशनगी रह गई कि यार इससे बेहतर हम खेल सकते थे? मैं समझता हूँ कि जैसे जुनेद भाई ने बताया कि जूनियर टीम साथ थी, जूनियर टीम के साथ लड़के अटैच हुए हैं। इसके अलावा जो हमारे पास जो नए लड़के भी इंडक्शन 14 प्लेयर्स ऐसे थे जो जिनके जो मैचेस हैं इंटरनेशनल लेवल के वो अंडर 10 हैं। Right. मैं समझता हूँ कि जो एक्सपीरियंस जो है वो लैक था, और इन जूनियर प्लेयर को जितने गेम मिलेंगे उतनी उसी तरह इन्होंने ग्रो अप होना है। उसकी एग्जांपल ले ले कि हम हॉलैंड से पहला मैच खेले, हम पहला मैच उनसे जीते। जब हमारा सेकंड गेम हुआ तो हम उसको डील नहीं कर सके या उसको मैनेज कर सके कि इसको किस तरह लेना है। उसकी फॉर एग्जांपल कि ऐसी सिचुएशंस होती हैं जब आपको अप्स एंड डाउन चलते हैं, तो आप जितने ज़्यादा मैचेस खेलते हैं उससे एक्सपीरियंस गेन करते हैं और उसको हैंडल करना आपको पता होता है कि अगर ये सिचुएशन होगी तो इसको हैंडल कैसे किया जाएगा, ये सिनेरियो होगा तो इसको हैंडल कैसे किया जा सकता है। तो ये डिफरेंट किस्म के जो सिनेरियो हैं या डिफरेंट किस्म की सिचुएशंस हैं वो टाइमली और वो एक्सपीरियंस के साथ आती हैं। जितनी ज़्यादा आप गेम्स खेलेंगे और अच्छे मैचेस खेलेंगे, टॉप टीम्स के साथ खेलेंगे, तो ये एक्सपीरियंस बढ़ेगा। एक्सपीरियंस जब बढ़ेगा तो फिर आप जो है वो जो ग्रो करना शुरू करेंगे एज ए टीम। तो मैं समझता हूँ कि ये मैचेस से हमें बड़ा कुछ सीखना है। इसी तरह जैसे हम स्पेन गए हैं, 2 मैच थे, पहला मैच हम जीते लेकिन दूसरा मैच हम हारे। तो मैं समझता हूँ कि वो सीखने के और चीज़ें प्रोसेस जो है वो बहुत ज़रूरी है, और ये मैचेस बहुत अच्छा फ़ायदेमंद साबित होंगे प्लेयर्स के लिए। अच्छा ख्वाजा साहब, जैसे उमर ने बात की कि पहला मैच आप लोग हॉलैंड से जीते, दूसरे में जो है वो शिकस्त का सामना करना पड़ा, मगर अभी आप लोगों ने मैच खेला ही था और यहाँ पाकिस्तान में जो है वो एक अजीब किस्म का शोर मचना शुरू हो गया कि ये हॉलैंड की नेशनल टीम नहीं थी, ये किन प्लेयर्स के साथ खिला दिया हमारे लड़कों को और क्यों खिला दिया और क्या हुआ, क्या मतलब व्हाट इज़ इट ऑल टुगेदर। मुझे वो डिटेल्स पता है, बट मैं चाहूँगी कि हम आपसे वो सारी डिटेल्स जानें, बिकॉज लोगों को भी पता चले कि आई नो, देखें पाकिस्तान हॉकी जो है ना वो काफ़ी अरसे बाद बाहर निकली है, यूरोप में जाके टूर कर रही है। इस वक्त जो गोल है वो ये है कि लड़कों को प्रैक्टिस मिले, एक्सपीरियंस मिले। 60 डेब्यूटेंट्स आप कह रहे हैं, क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हो उस पूरे सिनेरियो को कि फर्स्ट मैच में पाकिस्तान कौन सी हॉलैंड की टीम के साथ खेली और फिर सेकंड मैच में क्या डिफरेंस आया? अच्छा, मैं इसमें क्लियर करना चाहूँ कि जो पाकिस्तान हॉकी टीम नेशनल टीम है, तो इसमें अगर जूनियर टीम के प्लेयर्स आ जाएंगे या कोई जूनियर टीम आ जाएगी, जैसे कोई प्लेयर्स आ जाएंगे, तो वो नेशनल टीम को अलग है, ठीक है। इसमें एक स्पॉट होता है पूरा। जी उमर, एक मिनट, आपसे भी हम जानेंगे इसके बारे में। पहले ख्वाजा साहब जवाब दे दें, फिर उमर आपका भी हम इनपुट लेंगे इसके हवाले से। जी ख्वाजा साहब। जी, इस तरह की जो सोशल मीडिया पे और इस तरह की काफ़ी खबरें मैंने देखी, और मैं ये समझता हूँ कि जी देखें, इसमें कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है। जब आप फेडरेशन टू फेडरेशन चीज़ें डिसाइड करते हैं तो इसका मतलब होता है नेशनल टीम, पाकिस्तान की नेशनल टीम, उनकी नेशनल टीम। अगर दुनिया के आप देखें जो टॉप क्लास कोचेज हैं, जैसे नेदरलैंड के हेड कोच डेल्मी हैं, ही वाज देयर। मिशेल वैन डेन ह्यूवेल जो कि बेल्जियम के हेड कोच हैं, उन्होंने मैच खिलाया। इसी तरह स्पेन के मैक्स कैल्डेक्स वो हेड कोच हैं, उन्होंने सारे मैचेस खिलाए हैं। और जैसे मैंने आपको भी कहा कि हमारे स्क्वाड में 14 बच्चे ऐसे हैं जो अंडर 10 मैचेस हैं जिनको हम एक्सपीरियंस दे रहे हैं, लेकिन वो पाकिस्तान नेशनल टीम है। हम ये नहीं कह सकते जी कि डेवलपमेंट स्क्वाड है या हम कोई छोटी टीम ले गए हैं, नॉट एट ऑल। जो बच्चा भी नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करता है वो नेशनल प्लेयर होता है, खा वो नेदरलैंड का हो, खा वो बेल्जियम का हो। तो मैं इस ज़मीन में यही कहूँगा कि जब आप नेशनल टीम का कलर पहनते हैं तो वो नेशनल टीम है। तो हमारे खिलाफ तमाम ममालिक की नेशनल टीम। वेरी नाइस। उमर, आप कुछ कहना चाह रहे थे इसके जवाब में, जो सवेरा के सवाल में? जी बिल्कुल, आपने भी जुनेद भाई से भी, उन्होंने भी यही बताया, तो मैं आपको थोड़ी सी और डिटेल इसमें एक्सप्लेन कर दूं। आपको पता होगा कि जो पाकिस्तान टीम को इस टाइम रिप्रेजेंट किया था अकमल गोलकीपर ने,
तो शायद इस चीज का पता नहीं, उसकी फर्स्ट गेम अगेंस्ट हॉलैंड थी, इंटरनेशनल लेवल की उसकी फर्स्ट गेम थी, ठीक है। इसी तरह जो रिजवान लड़का जो हमारे पास रिजवान था, जो जिसने स्कोर किया फ्लिकर जो, तो आपको पता है कि उसका जो इंटरनेशनल लेवल का जो उसने डेब्यू किया, जो फर्स्ट गेम था वो अगेंस्ट हॉलैंड था, राइट। तो मैं कहने का जो मकसद ये है कि यहाँ से नेशनल टीम की, उनकी भी नेशनल टीम, दुनिया में एक तरीकेकार है जिसमें इसको स्क्वाड कहा जाता है, जिसमें उनकी नेशनल टीम का स्क्वाड होता है 20 या 25 प्लेयर्स का, ठीक हो गया। उसमें एक कैंप लगता है और उसी कैंप में से टीम सिलेक्शन होती है मैचेस के लिए या टूर के लिए, ठीक है। तो ये कोच का जो होता है कि उसने उस सिनेरियो में किन किन चीजों को यूज करना है या किन किन प्लेयरों को यूज करना है और किस टाइम पे यूज करना है, ये सारा कोच का आईडी कोड है। और जिस तरह जुनेद मैंने आपको पहले बताया कि डालमी नेदरलैंड का कोच, इसी तरह मिशेल जो उनके जो हैं वर्ल्ड चैंपियन है मिशेल, मतलब बेल्जियम, उनके जो कोच है वो मिशेल, उनके साथ मतलब वो, और इसके साथ मैक्स के साथ भी, ये सारे जो है टॉप कोचेज हैं और इनको जो है वो ये कौन सा नेशनल टीम के साथ अटैच हुए हैं, उनकी टीम के साथ। और इसी तरह जब ये प्रो लीग चल रही है उसमें भी वो जो नेशनल टीम के कोचेज हैं, ये मुख्तलिफ किस्म के जो प्लेयर्स हैं वो ट्राई आउट करते हैं। तो इसमें ये कहना कि जी वो जो मतलब कोई और क्लब था या वो था, मैं तो नहीं समझता, क्योंकि हम वहां पे खेले। अगर हम ऐसा था कि पहला मैच हम उनसे जीते हैं और दूसरा मैच हम उनसे हारे क्यों, अगर वो छोटी टीम थी। इसी तरह अगर हम स्पेन पे चले जाएं, पहला मैच हम 4-1 उनसे जीते हैं और सेकंड मैच हम 5-3 उनसे लूज कर गए। बिल्कुल। तो इस चीज को थोड़ा सा मद्देनजर नहीं, बिल्कुल मद्देनजर रखना चाहिए। मीडिया की बड़ी जिम्मेदारी है इस चीज़ के हवाले से, बिकॉज वो मजाक भी चल रहा था ना, वो नेदरलैंड ने पहला मैच हारने के बाद बड़े लड़के बुला लिए उन्होंने, तो वो फिर पाकिस्तान को उनको हराने के लिए। लेकिन अच्छा, मैं इसमें आपको और चीज भी बता दूं कि जब आप एक मैच खेलते हैं तो आप प्लेयर्स की या कोई चीज शीट होती है, जब वीडियो बनती है, जो मतलब कि जो भी टॉप लेवल के मैचेस होते हैं जिसको एनालाइज करने के लिए, तो उसमें लड़के जो हैं वो चेंज नहीं किए जा सकते, ये पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल जब आप नेशन वाइज खेल रहे हो तो ये इस तरीका का नहीं होता। या तो आप स्क्वाड ही कहते हैं कि हम 25 रुकनी स्क्वाड यूज करेंगे या हम 20 रुकनी स्क्वाड यूज करेंगे। लाइक पाकिस्तान गया था तो पाकिस्तान ने कहा था कि हम 20 रुकनी स्क्वाड जा रहा है ना, तो वो 20 रुकनी स्क्वाड यूज कर सकते हैं। तो ये सिलसिलाकार है, इसमें ये होता है। और इसी तरह जब आप किसी नेशन से खेलते हैं तो वो पहले आप डिसाइड हो जाते हैं, चीजें कुछ हो जाता है कि हम इसमें 25 रुकनी स्क्वाड यूज करेंगे या 20 रुकनी स्क्वाड यूज करेंगे। बिल्कुल, चलें, ग्रेट। ख्वाजा जुनैद साहब से मैं पूछता हूँ, जेरोम डेल्मी का आपने जिक्र किया, पाकिस्तान के हॉकी के चाहने वालों के लिए बड़ा यादगार नाम है, बिकॉज यही वो प्लेयर थे जिन्होंने पेनल्टी स्ट्रोक जिनकी जो है मरहूम मंसूर ने जो है वो रोकी थी। मैं ऐसे ही अभी दौरे पे तो आते हैं, लेकिन ख्वाजा जुनैद साहब ये बताइए कि क्या अभी भी जब उनसे मुलाकात होती है तो 1994 के उस वर्ल्ड कप का जिक्र कहीं ना कहीं आ जाता है? बिल्कुल जी, अभी जितने भी है स्पेन में जो कोच से कार्डियस के साथ कस्कारे, वो भी मेरे साथ खेले हुए हैं, जेरोम डेल्मी। तो जेरोम डेल्मी ने मेरे से शेयर किया कि 94 में मिस करने के बाद मैंने दोबारा पेनल्टी स्ट्रोक नहीं लगा। तो वो शेयर और मेमोरीज, और ये मैं समझता हूँ कि अपना डेफिनेटली जो लोग हमारे साथ खेले हुए पूरी दुनिया में डिफरेंट टीम्स के साथ हैं, और जब हम इकट्ठे बैठते हैं किसी कॉफी पे या लंच पे, तो वी ऑलवेज शेयर ओल्ड मेमोरीज। और इसी तरह इस टूर पे भी हमारे पुराने दोस्त हमें मिले और वो अच्छा लगा। पुराने बड़ी गोल्डन जनरेशन थी वो, जो 90s में वो जो हॉकी के प्लेयर्स, चाहे पाकिस्तान की तो खैर एक लेजेंडरी टीम थी। आई थिंक हम पीक कर गए थे, मिड 90s में आके हम पीक कर गए थे, उसके बाद से फिर अनफॉर्चुनेटली ये डाउन हिल है। बट आई थिंक वी हैव गॉट अ प्लान एट हैंड। बड़े अरसे बाद ख्वाजा साहब, जब आतिफ बाजवा साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने पूरा प्लान शेयर किया था, और उनकी जो इस वक्त शॉर्ट टर्म में जो उनका प्लान था, ज़ाहिर है वो जो एशिया कप अब होने वाला है जकार्ता इंडोनेशिया में इस महीने के इख्तिताम पे, वो था। तो ये जो दौरा हुआ है, ज़ाहिर है आई थिंक बड़ी एक कहना चाहिए बुकिश सी बात होगी ये कहना कि जी उसकी तैयारी में जो है वो हमें बड़ी मदद मिली है। ज़ाहिर है हम एक टॉप क्लास 3 टीमों के साथ खेल कर आ रहे हैं, लेकिन हाउ रियलिस्टिक आर चांसेस, कितना मेरे ख्याल से आपको लगता है कि पाकिस्तान, देखें विक्ट्री स्टैंड में तो हमें पहुंचना चाहिए, लेकिन एक्चुअली गोइंग आउट एंड विनिंग द एशिया कप एंड क्वालिफाइंग फॉर द वर्ल्ड कप, कितनी प्रोबेबिलिटी आपको नजर आती है? देखिए जी, बिल्कुल आपका ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। एशिया कप में टॉप 4 टीम्स में ने जाना है, वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करना है, इसके बाद कोई क्वालिफाई राउंड नहीं है। दैट्स व्हाई उन्होंने एशिया कप को ही 4 जो है ना वो टीम दे दी हैं।
कि जो वर्ल्ड कप में जाएंगे। राइट। Similarly, no doubt we placed in pool where India and Japan also, वो हमारे pool में है। इन Right. दोनों टीम्स जो हमारे से रैंकिंग में एशिया कप में ऊपर है, इंडिया वर्ल्ड नंबर 4 है, एंड देन डेफिनेटली जापान जो है वो एशियन चैंपियन। इन दो टीम्स के साथ मैं समझता हूँ कि हमारा जो मैच होगा वो बड़ा नब्ज आजमा मैच होगा, और इनमें से हम लोगों को जो हमारा प्लानिंग है, एक मैच हमें जीतना पड़ता है टू क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड कप। तो इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से हमें 100% अल्लाह की मदद से उम्मीद है कि हम मैच जीत के वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करेंगे, और जब आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप ऑटोमेटिकली 50 स्टैंड पे भी इंशाल्लाह आ जाए। इंशाल्लाह। बिल्कुल जी, फिंगर्स क्रॉस्ड। बड़ी उम्मीद है कि इस तरह हो, बिकॉज बहुत अच्छा लगा कि काफ़ी अरसे बाद पाकिस्तान हॉकी और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो है वो हरकत में आई है, शुरू हो गया है कुछ सिलसिला तैयारी, स्पेशली तैयारी की गई एशिया कप के लिए, और उस एशिया कप से हम इस पूरे टूर से, यूरोप के टूर से हमें एशिया कप में कुछ हासिल हो जाए, बिकॉज ये कुछ बहुत कुछ है, क्योंकि फिर 2023 में जो है वो वर्ल्ड कप खेलने के लिए पाकिस्तान ने अगर क्वालिफाई करते हैं तो इंडिया जाना होगा, सो विच मीन्स कि बहुत इम्पॉर्टेंट होगा ये एशिया कप, जो कि इसी साल के इसी महीने के एंड में खेला जाएगा। बट इस वक्त हम एक ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक से वापस आएंगे तो यहीं से अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। And welcome back to Game Set Match, in conversation with Khwaja Junaid Saab, the team manager of Pakistan hockey team, and Umar Bhutta, the team captain of Pakistan hockey. Discussion हमारी जारी है। यूरोप टूर से पाकिस्तान हॉकी टीम जो है वो उसकी वापसी हुई है, एंड सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू थैंक देम, क्योंकि आज ही सुबह वापसी हुई है और फ़ौरन जो है दे वर अवेलेबल हियर फॉर अस, हमारे शो के लिए स्पेशली। मुझे पता है जितने थके हुए होंगे वाया इस्तंबुल आई बिलीव जो है होते हुए आप लोग आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग जो हैं आज ही फ़ौरन अवेलेबल हो गए हमसे बात करने के लिए। मगर जहां हम अब यूरोप टूर की बात रेगुलरिटी में हो ही रही है, जाहिर सी बात है फोकस हमारा एशिया कप की तरफ है। उमर, अगर मैं आपसे पूछूं, 5 मैचेस हमने खेले, उन 5 मैचेस में इम्प्रूवमेंट तो आई, मगर कहाँ कहाँ आप पिन पॉइंट कर सकते हैं कि अभी क्या क्या मुश्किलात, क्या क्या लैक कर रही है हमारी टीम कहाँ कहाँ, बिकॉज 10th मई से फिर से कैंप लग जाएगा एशिया कप के लिए। सो क्या आपने वो मार्क की हैं जगहें जहाँ जहाँ आपको लगता है कि टीम को और स्ट्रॉन्ग बनाना है? मैं समझता हूँ कि ये जो बेसिकली जो ऑब्जर्व करने का काम है और वीकनेस को तलाश करने का और उन पे काम करने का जो काम है, वो मैं समझता हूँ कि कोचेस का है। वैसे मैं जो मेरे नज़दीक जो एज ए टीम कैप्टन और हमारी टीम ने फील किया कि लास्ट जो टूर्नामेंट हम एशियन चैंपियन ट्रॉफी खेले, वहाँ पे हमें जो हम जिसमें लैग कर रहे थे, तो मेन पॉइंट जिसको इजीली अंडरस्टैंड किया जाता है वो शॉर्ट कॉर्नर का डिफेंस और अटैक है। Yes. तो मैं समझता हूँ कि इस टूर्स पे हमने उस पे बहुत उस पे कामयाबी कह सकते हैं, या उसमें रिजल्ट हमारा बेहतर आया है। हमने शॉर्ट कॉर्नर्स लिए भी हैं, उस पे हमने गोल भी किए हैं, और डिफेंस जब अगेंस्ट हमारे हुए हैं तो उसके अंदर भी हमने डिफेंस को बेहतर किया। और कुछ चीज़ें ऐसी है कि स्ट्रक्चर वाइज भी बेहतर हुई हैं, जो डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर वाइज भी बेहतर हुई हैं। और मैं इसमें एक और सिंपल सा बताऊंगा कि एशियन चैंपियन ट्रॉफी में बहुत ज़्यादा हमें कार्ड हुए हैं, यानी कि जो हॉकी गेम है उसमें अगर आप कोई ऑब्स्ट्रक्शन करते हैं या कोई ऐसा इंटेंशनली फाउल करते हैं तो आपको अंपायर पनिश करता है, लाइक ग्रीन कार्ड देगा तो 2 मिनट्स और येलो कार्ड 5 to 10 मिनट्स। तो मैं समझता हूँ उस पर भी काफ़ी जो है वो कमी आई है, क्योंकि अगर एक बंदा बाहर जाता है तो बड़ा इफेक्ट पड़ता है टीम को। एब्सोल्युटली। ख्वाजा जुनैद साहब, पाकिस्तान ने इस दौरे में एक कोचिंग पैनल को हमने देखा है कि जहाँ पे गोलकीपिंग कोच हमारे पास स्पेशलाइज थे। मैं उस पैनल्स के से कतई नज़र इस वक्त पाकिस्तान के जो नए कोच हैं सिगफ्रीड एकमन के हवाले से जानना चाहूँगा
ज़ाहिर है उनका तजुर्बा रहा है और वीक टीम, अगर मैं गलती पर ना हूँ, जापान को वो शायद कोच करते थे और काफ़ी उन्होंने मेहनत की है उस टीम के ऊपर, आगे लेकर आए काफ़ी। सो अब तक वो एक्सपीरियंस, देखिए मैं किस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, एक अब हैं तो वो सूरीनाम के, लेकिन ज़ाहिर है डच नेशनल हैं, वहीं पर हॉकी खेली है, नीदरलैंड्स को उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। टेक्निकल बातें बताना अपनी जगह, लेकिन एक कम्युनिकेशन बैरियर होता है जब भी आप एक नॉन लोकल कोच को लेकर आते हैं, तो ये इस बैरियर को ख़त्म करने के लिए क्या ये एग्जिस्ट करता है, पॉइंट नंबर 1, और अगर है तो फिर उसको ओवरकम करने के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले वैलिड क्वेश्चन है। सबसे पहले तो ये है कि हमारे जो प्लेयर्स हैं, दे आर आल्सो ट्राइंग टू इम्प्रूव देयर इंग्लिश की जो उनकी स्किल्स हैं, बोलने की और रिसीव करने की। बच्चे क्योंकि ये डिफरेंट टूर्स करते रहते हैं, लीग्स करते रहते हैं, तो उसमें मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स दे कैन इजीली अंडरस्टैंड। अच्छा, एंड एट द सेम टाइम वहाँ पे हमारा कोचिंग पैनल भी मौजूद होता है, जैसे मैं हूँ, वसीम है, हमारे साथ और भी लोग हैं। तो जहाँ पे कोई किसी बच्चे को समझ नहीं आती है तो वहाँ पर अपना कन्वे करता है कि जी मुझे काइंडली इसको गाइड कर ले। सो दैट इज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी ऑफ द मैनेजमेंट कि जो एक प्लान दिया गया वो हर बच्चे को समझ आए। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह हम मीटिंग में इस चीज़ को मेक श्योर करते हैं कि जो भी चीज़ें डिस्कस हुई हैं वो ईच एंड एवरी प्लेयर जो है उसको अंडरस्टैंड करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई ऐसा हमारा फ्लॉ नहीं है। बिल्कुल। अच्छा उमर, आपने जैसे बताया, मैं वापस वो जाऊंगी कि क्या क्या वीकनेसेस पिन पॉइंट आपने बताया कि शॉर्ट कॉर्नर डिफेंस जो है वो पहले आपको जो है वो वीक लग रहा था, मगर अभी इस यूरोपियन टूर में आपने ये ऑब्जर्व किया कि हमने उसको उस अपनी वीकनेस को ओवरकम कर लिया। बट लुकिंग एट द मैचेस और जिस तरह जो है पूरी मैचेस टैली फॉलो करते हुए, वुड इट बी राइट टू से कि अभी भी पाकिस्तान टीम में जो स्टेमिना इशू है, जो फिटनेस इशू है, वो अभी भी कहीं ना कहीं है? बिकॉज हम देखते हैं कि हमारे लास्ट क्वार्टर्स में जो है वो ज़्यादा ऐसा है कि हम गोल खा रहे हैं, हमें गोल पड़ रहा है। इसमें फिटनेस का इशू मुझे नहीं समझ आया, आप कैसे इसको जज करते हैं? मुझे नहीं समझ आया कि फिटनेस को आप जज, आपने पैरामीटर क्या रखा हुआ है कि आप कैसे जज कर लें कि जी जो है ये लैक ऑफ फिटनेस है? मुझे समझ से मतलब पैरामीटर होता है किसी चीज को आप जज करते हैं। फॉर एग्जांपल आप एग्जाम देते हैं या कोई चीज आपको जज करते हैं, तो पैरामीटर क्या है? यानी कि अगर आप लास्ट क्वार्टर टीम प्रेशर में खेल दिए या कोई प्रॉब्लम आती है तो इसका मतलब अनफिट है। मुझे समझ से बाहर है इस चीज को। रेडी उमर, आई थिंक पैरामीटर क्या है? देखिए मैं बताता हूँ, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखिए हॉकी की ट्रांसमिशन बहुत कम आ रही है, आप भी अभी खेल कर आए, ये हमारे पास, मैं ये कहता हूँ इवन पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का जो ट्विटर हैंडल था या सोशल मीडिया हैंडल था वो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं था। कोई अगर लाइव स्ट्रीमिंग वहाँ पे पाकिस्तानी पहुँच गया, वो अपने मोबाइल से कर रहा है, लोग फेसबुक लाइव पे देख रहे हैं जो बहुत हॉकी के शौकीन, बल्कि आपके जो कोच सिगफ्रीड एक्मन साहब हैं उनका ट्विटर हैंडल जो है वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन से ज्यादा एक्टिव था। बल्कि उसमें एक और सवाल भी आया कि आपके साथ रोजा भी रखा उन्होंने, वो भी हम पूछते हैं। देखिए हमने जो आखिरी इंडिया वाला मैच देखा, एशियन चैंपियंस ट्रॉफी, उसमें हमने ये देखा कि आखिरी मौके पे आके पाकिस्तान टीम कम अज कम हम जो देखने वाले थे इंडिया के मुकाबले में, हमें विजिबली थोड़ी सी, शायद मैं ये नहीं बोलूँगा थकी भी नजर आए, लेकिन इंडिया ने हमको ओवरवेलम किया और एंड में वो सबकत लेके मैच जीत गए। तो सवेरा से पूछना ये चाह रही थी कि ये कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम तो नहीं है पाकिस्तान हॉकी टीम के साथ? मैं थोड़ा सा और आपके लिए, इसका ये होता है कि टीम्स के टैक्टिक्स होते हैं, ठीक है? टीम टैक्टिक्स या मैच को एक तरीके से खेलते हैं जिसको हम कहते हैं कि कोचेस जो उसको बताते हैं कि प्लेयर्स को किस तरह उस मैच को मैनेज करना है। फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि अगर हम फर्स्ट 2 क्वार्टर हम थोड़ा सा अटैकिंग वाइज को स्लो डाउन या किस तरीके से मैनेज करते हैं, ठीक है, हाफ कोर्ट खेलते हैं, बीच में कॉम्पैक्ट होकर खेलते हैं, ठीक हो गया। और किसी टाइम जब हमने थोड़ा सा ऊपर अटैक की कोशिश करनी है या उसको कहते हैं फुल प्रेस करते हैं या ऊपर जिसे चढ़ना कहते हैं कि आप फुल अटैक किया जाए, उन पे प्रेशर डाला जाए, ठीक है? तो जब आप टीम आपकी प्रेशर में जाती है या ऊपर खेलती है तो उसमें सारे लोग इस तरह महसूस होता है कि ट्रांजिशन के बहुत ज्यादा रनिंग में, ठीक है? तो लेकिन जब आप पीछे हाफ कोर्ट या कॉम्पैक्ट हॉकी खेलते हैं जिसमें हम कहते हैं कि उसको काउंटर को फेस करें या हम काउंटर लें और उसको हम जो है वो अटैक में तब्दील करें, तो उसमें ये होता है कि रनिंग जो है और जो प्लेयर्स हैं वो बहुत क्लोज हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। तो उसमें महसूस ऐसे होता है कि शायद ये प्लेयर्स
थक गए हैं या इनके अंदर एनर्जी नहीं है। मैं इसकी एक्सप्लेन ऐसे करना चाहूंगा कि इतनी ज्यादा आप जो प्लेयर्स हैं वो चेंज होती है। एक जो स्ट्राइकर है वो मैक्सिमम 3 मिनट अंदर खेलता है और 3 मिनट बाहर चला जाता है, 3 मिनट अंदर खेलता है और 3 मिनट बाहर चला जाता है। इसी तरह मिडफील्डर और डिफेंस की भी एक टाइमिंग होती है, जितनी देर उन्होंने अंदर खेलना होता है और उसके बाद बाहर चलता है। दूसरी तरफ जब हमारे ये भी फिटनेस ट्रेनर जो ऑस्ट्रेलियन है, जब भी वो कैंप लगा होता तो उन्होंने एक पैरामीटर सेट किया होता है जो उनका नहीं होता। वो वर्ल्ड लेवल का एक पैरामीटर होता है जो टाइमिंग और चीजों के हिसाब से, जिसमें पावर और इंडोरेंस वगैरह चेक की जाती है। तो वो जब भी कैंप लगता है तो वो टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के बाद वो मॉनिटर करते हैं और जब ट्रेनिंग कैंप का एंड चल रहा होता है वो दोबारा उस टेस्ट को लिया जाता है और उसके अंदर वो एक पैरामीटर जिसको मैं बताना चाह रहा हूँ उसको सेट किया जाता है और उधर से वो उसको बताया प्लेयर्स के बारे में वो इन्फॉर्मेशन पास ऑन करते हैं कि इसकी फिटनेस कहाँ स्टैंड करती है, इसकी फिटनेस कहाँ स्टैंड करती है। ठीक है, नहीं बिल्कुल वैलिड। आई थिंक ग्रेट एक्सप्लेनेशन। आई थिंक थैंक यू उमर। ज़ाहिर है आपने एक पर्सपेक्टिव दिया, बिकॉज ज़ाहिर है ख्वाजा जुनैद साहब जिस ज़माने में ज़ाहिर है आप हॉकी खेलते थे, उस ज़माने की हॉकी और आज की हॉकी में अब ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया है। एक तो रूल्स बहुत फ्लूइड हॉकी हो गई है और एक चीज़ जिसको ज़ाहिर है मेरे ख्याल से वो जो कुछ होता है ना बरसाती हॉकी देखने वाले जो होते हैं, जो शूट आउट वाला कॉन्सेप्ट आया है, वो एक बिल्कुल जैसे कहना चाहिए कि एक हम तो पेनल्टी स्ट्रोक्स देखते आए थे जो हम ग्रोन अप वॉचिंग हॉकी, बट ये इसके लिए कुछ स्पेशल स्किल डेवलप की जा रही है खिलाड़ियों में, बिकॉज ज़ाहिर है एट द एंड ऑफ द डे विक्ट्री स्टैंड, गोल्ड और सिल्वर और विक्ट्री स्टैंड में आना इवेंचुअली यही चीज़ डिटर्मिन करती है। सो इसके लिए भी खास ड्रिल्स वगैरह चल रही हैं। बिल्कुल, जो ट्रेनिंग डिजाइन की जाती है वो मैच एक्सेप्ट को देख के या मैच में जो चीजें हमें फील होती हैं या जो चीज प्रॉब्लम होती है उसी को डिजाइन की जाती है। असल में ये एक प्रॉब्लम मैं समझता हूँ कि किसी भी गेम में बहुत ज्यादा रैपिडली चेंजेस कर दी हैं, फाउल इस किस्म के आ गए हैं कि अगर एक आम आदमी बैठा होगा उसको नहीं पता लगेगा कि क्या फाउल हुआ है या क्या प्रॉब्लम हुई है या फाउल है। अगर आप किसी भी गेम में रैपिडली बहुत ज्यादा चेंजेस करेंगे ना तो जो देखने वाले हैं उनको प्रॉब्लम होगी, यानी उनको पता नहीं लगेगा कि हुआ क्या या क्या हुआ, ये क्या प्रॉब्लम हुई। लाइक फुटबॉल है, फुटबॉल के अंदर आज भी वही रूल्स हैं जो उनके शुरू से थे। तो उसकी वजह ये है कि उनको हर बंदे को, यानी ऑफ साइड का रूल जो मतलब है वो अभी तक फुटबॉल में उस तरह है। मोस्टली उनके जो रूल्स हैं वो सेम हैं पहले वाले। और हॉकी में आई डोंट नो, क्योंकि यूरोप से है वहां से चीजें चेंज होती रहती हैं, कई फाउल चेंज हो जाते हैं। पहले हाई बॉल था जो एक जिसको स्कूप भी कहा जाता है आम लैंग्वेज, वो हम शोल्डर से ऊपर नहीं रोक सकते थे, लेकिन आज की हॉकी में उसको जिस तरह आप हॉकी को जैसे मर्जी जिस तरीके से भी उसको आप रोक सकते हैं। तो कहने का मकसद ये कि रैपिड चेंजेस से तो काफी इफेक्ट पड़ता है गेम में, यानी चेंज आती है, फिर आपको उसके मुताबिक अपने आप को प्लेयरों को भी चेंज होना पड़ता है। यानी कि मैच खेलने के अंदर अगर एक चेंज आ गई फाउल में या एक किस्म का क्विकली स्टार्ट आया था, जो हॉकी में पहले क्विकली स्टार्ट नहीं होता था, जहां फाउल हो वहां पे आपको एक दो बॉल को स्टॉप करके पास खेलना पड़ता था। तो लेकिन जब ये हॉकी थोड़ी सी और चेंज हुई तो उन्होंने उसको इस चीज को खत्म कर दिया कि आपने पास देने की जरूरत नहीं, आपने जिधर फाउल हुआ वो बंदा खुद ही स्टार्ट, वो प्लेयर खुद ही स्टार्ट कर सकता है। तो रैपिडली चेंजेस के बाद उसका टैक्टिक्स भी चेंज हो जाते हैं, उसको डिफेंड कैसे करना है, उसको अटैक करने कैसे करना है। तो ये मैं समझता हूँ कि जो चेंजेस से बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है गेम के ऊपर, देखने वालों पे भी और खेलने वालों पे भी। बिल्कुल, और आपको बहुत क्विकली जाहिर सी बात है उसको फिर अडेप्ट भी करना है, अपनी स्ट्रेंथ्स को उधर से उधर मूव भी करना पड़ता है। जैसे जैसे रूल्स चेंज होते हैं उनका इम्पैक्ट सारी जो भी स्ट्रेंथ होती है एक टीम की वो स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है, तो उस पर भी करना पड़ता है। मगर इस वक्त जो है हम यहाँ पे अपनी डिस्कशन को ब्रेक लगाएंगे, बिकॉज वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं और ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। Welcome back to Game Set Match. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। The last link of this program in which we'll be wrapping up our discussion on Pakistan hockey। आज बड़ा तफसीली डिस्कशन हमने किया और हमारी पूरी कोशिश होती है कि हर थोड़े दिनों बाद हॉकी का एक जायज़ा आपको ज़रूर पेश किया जाए। We will इंशाल्लाह be following the progress of Pakistan team, क्योंकि जो प्लान्स सेक्रेटरी PHF की तरफ से शेयर किए गए थे वो अब इम्प्लीमेंट होते हुए नज़र आ रहे हैं। वी आर आई थिंक हर वो शख्स जिसने पाकिस्तान के हॉकी को अपने उरूज में देखा है, दे आर वेरी एक्साइटेड अबाउट
जिस तरह अब चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं। ज़ाहिर है पहला कड़ा इम्तिहान होने वाला है पाकिस्तान हॉकी टीम का एशिया कप में, जो कि अब से कुछ हफ्तों के बाद इनफैक्ट इन कपल ऑफ वीक्स टाइम पाकिस्तान टीम इंडोनेशिया ट्रैवल कर रही होगी, जहाँ पे ज़ाहिर है जैसा कि ख्वाजा जुनैद साहब ने बताया वी हैव टू विन एटलीस्ट इंडिया या जापान में से किसी एक टीम को हमें हराना है वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने के लिए। ख्वाजा जुनैद हमारे साथ मौजूद है, मैनेजर पाकिस्तान हॉकी टीम, इसके अलावा पाकिस्तान हॉकी टीम के कैप्टन उमर भुट्टा भी हमारे साथ मौजूद हैं। सो डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। इनफैक्ट अब बिल्कुल हम आपको प्रोग्राम के ख़ुदाम की जानिब बढ़ रहे हैं। सुना है जी सिगफ्रीड एकमन साहब ने रोज़ा भी रखा हमारे खिलाड़ियों के साथ एहतराम में। सो ये तो ऐसा लग रहा है ख्वाजा जुनैद साहब बड़ी अच्छी केमिस्ट्री बनती हुई नज़र आ रही है हमारे खिलाड़ियों के साथ। देखिए, जब उसने पहला रोज़ा रखा तो मैंने उनको पूछा कि व्हाई डू यू फास्ट। उसने कहा कि मैं इस कल्चर में हूँ, तो आई जस्ट वांटेड कि आप लोग जब ये रमज़ान आता है तो आप फास्ट करते हैं, तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि वो क्या हो। देन जब उन्होंने फर्स्ट 2 जो रमज़ान के रोज़े रखे, तो देन ही वाज सो सेटिस्फाइड एंड ही फेल्ट वेरी कंफर्टेबल, और मुझे उन्होंने कहा कि आई विल गो ऑल आउट फॉर दिस रमज़ान। तो उन्होंने पूरे 30 के 30 रोज़े रखे इस रमज़ान में, और आफ्टर रमज़ान ईद को हमारे साथ सेलिब्रेट किया। और उसने कहा कि जी मैंने अपनी ज़िंदगी का बेस्ट टाइम जो है ना वो आपके साथ इस रमज़ान में गुजारा है। और ये मैं समझता हूँ कि तमाम मखलूक अल्लाह की मखलूक है, चाहे क्रिश्चियन है चाहे वो मुस्लिम है। अब देखें कि क्रिश्चियन भी रोज़े रखते हैं, लेकिन उन्होंने ये हमारे साथ जो रमज़ान में रोज़े रख के एक एग्जाम्पल सेट की है। एंड ही वाज ऑलवेज आस्किंग क्वेश्चन फॉर आवर रिलीजन, कि जब आपका रमज़ान आता है तो आप उसमें क्या क्या चीज़ें करते हैं। एंड ही वाज सो कन्विंस्ड कि जो हमारा तरीक़ाकार है रमज़ान में, जैसे एक दूसरे का ख्याल रखना, अल्लाह की लिए जो इबादत होती हैं वो करना, मतलब जो मेरा उसको इसके बारे में आइडिया था। बिल्कुल जी, मतलब ज़बरदस्त। सबसे अच्छी बात इससे मैं ये अंदाज़ा लगा लूँ कि he just wanted to relate to what is happening around him, और वो हिस्सा बन सकें इस पूरी टीम का इस तरीके से, जिस तरह एक ऑब्वियसली एक पॉइंट पे फैमिली बन जाती है ना ये पूरी when you're traveling जब कर रहे होते हैं। बट उमर आपसे, क्योंकि आखिरी लम्हा उमर से बस पूछे, उमर क्या कोच को पकौड़े बना के भी खिलाए और लाल शरबत वगैरह पिलाया उनको इफ्तारी में? बिल्कुल उन्होंने जो इफ्तारी हमारी, जैसे हम लोग एक ट्रेडिशनल हमारी इफ्तारी है जो यहाँ पे हमारे साथ उन्होंने जब रोजे रखे यहाँ पे, तो बिल्कुल वो सब चीजें थी जो ट्रेडिशनल हमारी इफ्तारी में होते हैं, और ही रियली एंजॉयड इट। आपको जैसे जुनैद भाई ने बताया कि उन्होंने पूरे मुकम्मल रोजे रखे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। वेरी गुड, बहुत बड़ी बात है, वाकई ये बहुत अच्छी बात है। इसी तरह जेलिन होते हैं। और उमर, क्योंकि वक्त कम रह गया है, जाते जाते 3 टीम से आप लोगों का मुकाबला हुआ, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, स्पेन। सबसे ज़्यादा टफ कंपटीशन अगर मैं कहूँ तो किसके अगेंस्ट रहा? मैं उसको इस तरीके से तो नहीं आप कह सकते कि टीम ज़्यादा टफ है, या उनका जो जितनी भी टॉप टीम्स हैं वो मोस्ट प्रोबेबली उनके जो टैक्टिक्स हैं या खेलने के तरीके हैं वो तकरीबन एक जैसे हैं। लेकिन जो टॉप टीम है उसमें परफेक्शन ज़्यादा होती है, जो उससे लोअर है उसमें जाहिर बात है उसकी परफेक्शन ज़्यादा कम होती है। तो आप जो टीम एक्सपर्ट हो जाती है या उसकी परफेक्शन या उसकी मिस्टेक रेशो बहुत कम होती है, तो वो जीत जाती है मैच या चैंपियन हो जाती है। तो इसी तरह, लेकिन उनका ओवरऑल, वैसे मैं इसको मुख्तसर ये बताऊं कि बेल्जियम क्योंकि वर्ल्ड चैंपियन है, उनका स्ट्रक्चर, उनकी परफेक्शन, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेहतर है, इसलिए वो ओलंपिक चैंपियन है और वर्ल्ड चैंपियन भी है। तो इसी तरह हॉलैंड भी। हाँ, आई होप कि जिस तरह हमारी परफॉर्मेंसेस रही, अच्छी परफॉर्मेंसेस भी हमने दिखाई हैं यूरोप में, उसी तरह हमारी टीम अच्छा परफॉर्म कर सके एशिया कप पे, और जो चैलेंज है उस चैलेंज को पूरा कर सके। इंशाल्लाह क्वालिफाई कर आए, इनको फिर दोबारा हम अपने प्रोग्राम में बुलाएंगे। बिल्कुल, और ये मतलब हम खुशी मनाएंगे यहाँ गेम सेट मैच पे। ख्वाजा जुनैद साहब और उमर भुट्टा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने टाइम दिया। जिस तरह मैंने कहा था, सुबह सुबह आप लोग आए और फौरन आप लोगों ने यहाँ हमें टाइम दिया गेम सेट मैच पे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एशिया कप। और जब एशिया कप से आप लोग वापस आए तो हम खुशी मनाएं आपके साथ यहाँ इस सेट पर। और इसी के साथ वक्त खत्म हुआ है गेम सेट मैच का। आप लोगों ने क्या करना है, रखना है अपना ख्याल। टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।